हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत मेरा प्रिय मित्र, मोदी मेरे प्रिय मित्र कह करके दोस्तों भारत को ही झटका दे रहे हैं ट्रंप। फिर एक बार अमेरिका ने भारत को बड़ा तगड़ा झटका देते हुए ईरान के चाबहार बंदरगाह पर से छूट ले ली वापस। कहा लगाएंगे प्रतिबंध। जी हाँ, बताएंगे इससे कैसे भारत की रणनीतिक तैयारियों को तगड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों रातों रात ट्रंप ने यह बड़ा फैसला लिया है, वो भी तब जब ब्रिटेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की ट्रंप ने, और कयास ये लगाए जा रहे थे कि भारत पर से 25% की पेनल्टी टैरिफ को वापस लेंगे अमेरिका। लेकिन इस फैसले ने चौंका कर रख दिया सबको। दोस्तों साथ ही साथ बताएंगे इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के कई अधिकारियों का वीजा भी रद्द कर दिया ट्रंप ने। बताएंगे इसके पीछे क्या है कारण। साथ ही साथ क्या सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते में अमेरिका का है हाथ, तो क्या अमेरिका ने ही करवाया सऊदी अरबिया पाकिस्तान रक्षा समझौता। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के इस सीक्रेट प्लान से भारत से इजराइल तक मचा टेंशन बताएंगे आपको। अगर अमेरिका ने ऐसा करवाया तो क्यों करवाया। वहीं इस समझौते से चाइना बहुत ज्यादा खुश हो गया। दोस्तों बताएंगे चीन का क्या रिएक्शन रहा। वहीं दोस्तों एक से एक बड़ी जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की बढ़ती ताकत और बढ़ती साख का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की अनुमति देने वाली 2018 की प्रतिबंध छूट वापस ले ली, जिससे इस रणनीतिक बंदरगाह पर काम कर रहे देशों और कंपनियों पर अब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसका सीधा असर दोस्तों अपने भारत देश पर होने वाला है, क्योंकि अपना भारत लगातार इस पोर्ट को विकसित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। अब 29 सितंबर से अमेरिकी ट्रेजरी चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध को लागू करेगी। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी चाबहार बंदरगाह का ऑपरेशन संभालती है तो उस पर अमेरिका में प्रतिबंध लग जाएगा, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। दोस्तों भारत ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए डेवलप करने में अरबों रुपए का निवेश किया है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंध से न सिर्फ निवेश डूबने का खतरा है, बल्कि भारत की रणनीतिक तैयारियों को भी तगड़ा झटका लगेगा। इससे पहले अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर आर्थिक चोट पहुंचाई है, और अब यह फैसला भारत के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया है कि ईरानी शासन को अलग थलग करने की राष्ट्रपति ट्रंप की अधिकतम दबाव नीति के अनुरूप विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान पुनर्निर्माण सहायता और आर्थिक विकास के लिए ईरान स्वतंत्रता एवं प्रसार रोधी अधिनियम, बोले तो IFCA यानी IFCA के तहत 2018 में जारी प्रतिबंध छूट को रद्द कर दिया है, जो 29 सितंबर 2025 से प्रभावी है। इस प्रतिबंध के प्रभावी होने के बाद चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले या IFCA में वर्णित अन्य गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति IFCA के तहत प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है। दोस्तों आप तब तक ट्रंप के इस फैसले को महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको ये नहीं पता होगा कि भारत के लिए ये चाबहार बंदरगाह कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दे चाबहार बंदरगाह जो है दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है और ईरान का एकमात्र गहरे पानी का समुद्री बंदरगाह है। ये भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए व्यापार के एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। अपना भारत इस बंदरगाह को अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे, बोले तो INSTC के एक हिस्से के रूप में विकसित कर रहा है, जो रूस और यूरोप को मध्य एशिया के माध्यम से जोड़ने वाली एक पारगमन परियोजना है। चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के करीब स्थित है, जिससे यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ने इस पोर्ट के जरिए कई बार रणनीतिक आपूर्ति भी की है। 2023 में 20,000 टन गेहूं की मदद अफगानिस्तान भेजी गई थी और 2021 में ईरान को पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक इसी रास्ते से पहुंचाए गए थे। अगर बात करें कि चाबहार बंदरगाह का संचालन कौन करता है, तो जैसा कि हमने आपको बताया भारत को चाबहार बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिला हुआ है और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसके संचालन को देखरेख की जाती है। भारत ने चाबहार और जाहेदान के बीच एक रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया है, जो INSTC का एक हिस्सा है। यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान जैसे देशों में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन भी है। भारत ने बंदरगाह के विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है और इसे एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र से जोड़ा है। आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भारत के लिए बंदरगाह कितना ज्यादा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है जिस पर अमेरिका ने तगड़ा झटका देने की कोशिश की है, जो कि कतई भी बर्दाश्त के लायक नहीं है दोस्तों। इस पर आपका जवाब तो बनता है, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें भारत के खिलाफ टैरिफ बम का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब ट्रंप प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई कर दी दोस्तों। इस बार ट्रंप के अधिकारियों ने ड्रग तस्करी को लेकर एक्शन लिया है। इसके तहत नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया है कि ट्रंप प्रशासन ने कुछ भारतीय अधिकारियों और कॉर्पोरेट लीडरों का वीजा रद्द कर दिया है। अमेरिकी दूतावास की ओर से बताया गया है कि उन पर फेंटेनाइल प्रीकर्सर यानी नशीले पदार्थ की तस्करी में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के अधिकारी ने कहा है कि हम लोगों को ड्रग तस्करी को लेकर लगातार कई शिकायतें मिल रही थी। इसमें कई अधिकारियों की भूमिका भी सामने आ रही थी, इसीलिए हमें अमेरिकी नागरिकों को खतरनाक सिंथेटिक नशीले पदार्थों से सुरक्षित रखने के लिए एक्शन लेना पड़ा। हालांकि भारतीय अधिकारियों की ओर से इस घटनाक्रम पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आपको बता दें कि इस साल यह दूसरी बार है जब अमेरिका ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंधों की घोषणा की है। मई में विदेश विभाग ने भारत में ट्रेवल एजेंसियों के मालिकों और अधिकारियों पर जानबूझकर अमेरिका में अवैध आव्रजन को बढ़ावा देने के लिए वीजा प्रतिबंधों की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, अमेरिका की यात्रा के लिए अयोग्य हो सकते हैं ये दोषी अधिकारी। इस एक्शन के बाद दोषी व्यक्ति और उनके परिवार के करीबी सदस्य अमेरिका की यात्रा के लिए अयोग्य हो सकते हैं। इस पर भारत की तरफ से क्या बयान आता है दोस्तों, वो देखने वाली बात होगी। अगली खबर की बात करते हैं जो चौंकाने वाली खबर है, बता दें तो क्या अमेरिका ने करवाया सऊदी अरब पाकिस्तान का ये रक्षा समझौता जिसमें भारत के खिलाफ भिखारिस्तान की मदद करेगा प्रिंस सलमान यानी सऊदी अरब, या बता दें डोनाल्ड ट्रंप के इस सीक्रेट प्लान से भारत से इजराइल तक कैसे टेंशन मचा हुआ है दोस्तों। बता दें सऊदी अरब और परमाणु सशस्त्र पाकिस्तान ने एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि 2 दिनों से हमने इस खबर को विस्तार से कवर किया है, लेकिन दोस्तों जो नए नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं वो आपको बताना बहुत जरूरी है। इस समझौते की बात करते हैं तो इसके मुताबिक किसी भी देश पर किया गया हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। पिछले हफ्ते कतर पर इजराइल के हमले के बाद ये एक महत्वपूर्ण समझौता है। सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ लंबे समय से घनिष्ठ आर्थिक, धार्मिक और रक्षा संबंध रहे हैं। इनमें कथित तौर पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के विकास के लिए धन मुहैया कराना भी शामिल है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते को डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन की सहमति के बाद मंजूरी दी गई। दरअसल जिस दिन पाकिस्तान और सऊदी अरब में रक्षा समझौता हुआ, ठीक उसी दिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने सऊदी अरब का दौरा किया। उन्होंने सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के साथ बैठक भी की। इसके अलावा अगस्त में अमेरिका दौरे के समय पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी एडमिरल ब्रैड कूपर से मुलाकात की थी। दोस्तों माना यह जा रहा है कि इन मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौते पर चर्चा हुई थी और अमेरिका की मंजूरी मिलने के बाद इसको अंजाम दिया गया। दोस्तों सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान हमने अपने रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्र में नवीनतम घटनाक्रमों पर चर्चा की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इनसे निपटने के हमारे साझा प्रयासों पर भी चर्चा की। दोस्तों पाकिस्तान और सऊदी अरबिया दोनों को अमेरिका का शागिर्द माना जाता है। अगर एक्सपर्ट्स की बात आपको बताएं तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देशों में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वे अमेरिका के खिलाफ कुछ कर सके। ये दोनों ही देश रक्षा और व्यापार के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर है। एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि सऊदी अरब भविष्य में हथियारों के विकास और खरीद के लिए पाकिस्तान को फंड मुहैया करवाएगा। खासकर अमेरिकी हथियारों की खरीद के लिए सऊदी अरब इन पैसों को पाकिस्तान को देगा। ये समझौता पूरे तरीके से भारत और इजराइल की परेशानियों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल सऊदी अरब को इजराइल के हमले का डर है। उसे लगता है कि अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने से बचना चाहेगा। हालांकि पाकिस्तान की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। पाकिस्तान सऊदी के पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठा है। पाकिस्तान को बस पैसे से मतलब है। दूसरी ओर पाकिस्तान को भारत से भी खतरा है। वो जानता है कि भारत को सिर्फ आर्थिक दबाव में ही झुकाया जा सकता है, जिसके लिए सऊदी अरब से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में इस डील से सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों के हित पूरे होंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से ये पूरी टाइमिंग और कहानी एक साथ बैठती नजर आ रही है अमेरिका को लेकर, इससे क्लियर होता दिखाई दे रहा है कि अमेरिका ने ही सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच इस रक्षा समझौते को अंतिम रूप दिया है। जी हाँ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? आपकी क्या निजी राय है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अमेरिका बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा गंदा गेम खेल रहा है दोस्तों, जबकि अपना भारत किसी के साथ गलत करने की नहीं सोचता, लेकिन अमेरिका सिर्फ फायदे के लिए वो
व्यवहार भूल जाता है? इस पर आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। और भारत को क्या काट निकालना चाहिए इसका, और भारत को कैसे बदला लेना चाहिए, अपनी सुझाव दीजिएगा दोस्तों। लेकिन मानते हैं कि भारत इन फैसलों से दबने वाला नहीं। तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, जरूर दबा दीजिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो वहीं दोस्तों इन समझौतों से चाइना काफी ज्यादा खुश नजर आया है। उसका कहना है कि बहुत अच्छा हुआ ये समझौता हो गया, इससे भारत और इजराइल को घेरा जा सकता है। ये कहते हुए काफी खुश नजर आ रहा है दोस्तों चाइना। चाइनीज ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी विशेषज्ञ सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए इस नए रक्षा समझौते को तात्कालिक क्षेत्रीय तनाव की प्रतिक्रिया और उनकी दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की परिणति के रूप में देखते हैं। वहीं उसने पाकिस्तान के लिए ये भारत के प्रति संतुलन का भी काम बता दिया है दोस्तों। ऐसे में अगर आपके सवाल को लें, जो बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या इस समझौते से भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा सऊदी अरब? अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो क्या सऊदी अरब भारत पर अटैक करेगा? क्या पाकिस्तान को सैन्य सहायता देगा? तो आपको बता दें दोस्तों, इस बात की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा कम है। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी अरब सैन्य रूप से इस्लामाबाद की मदद करने जरूर आएगा। वो जानता है कि भारत के साथ पंगा लेना उसे महंगा पड़ सकता है। भारत और सऊदी अरब ने संबंधों को काफी मजबूत किया। भारत सऊदी अरब का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 42.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सऊदी अरब भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का एक प्रमुख स्रोत है, जबकि भारत सऊदी अरब को खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं और सऊदी अरब के विजन 2023 में भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार है। ऐसे में समझौते के तहत सैन्य मदद जरूर करेगा पाकिस्तान की, लेकिन सीधा भारत के लिए लड़ने नहीं आएगा सऊदी। ये बात भी तय मानी जा रही है दोस्तों। आशा करते हैं आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन में फिर बांधे मोदी जी की तारीफों के पुल। कहा, मैं भारत के प्रधानमंत्री के बहुत करीब हूं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को ब्रिटेन के राज के दौरे पर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के बारे में बात की। ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के बहुत करीब हूं, मैं भारत के प्रधानमंत्री के बहुत करीब हूं। पिछले दिनों उनसे बात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध है। उन्होंने भी एक खूबसूरत बयान दिया, लेकिन मैंने कहा कि मैंने उन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। चीन इस समय अमेरिका को बहुत ज्यादा टैरिफ दे रहा है, लेकिन मैं और भी चीजें करने को तैयार हूं, लेकिन तब नहीं जब वे लोग जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं रशिया से तेल खरीद रहे हों। अगर तेल की कीमतें कम होती है तो रशिया आसानी से समझौता कर लेगा और तेल की कीमतें काफी कम हो गई है। हमने इसे काफी कम कर दिया है। हम ड्रिलिंग कर रहे हैं और दुनिया में किसी और देश से ज्यादा तेल का उत्पादन करते हैं। हम बहुत कुछ कर रहे हैं। दोस्तों ट्रंप की यही राजनीति है, यही दोगलापन है दोस्तों। एक तरफ पहले वो भारत को झटका देता है और सेम डे एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, भारत के बारे में एक अच्छी पोस्ट कर देते हैं ताकि पीछे से दिया हुआ झटका महसूस ही ना हो। जी हाँ, ऐसी रणनीति अपनाता है अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बड़ा बयान देते हुए ये तक कह दिया है कि टैरिफ में छूट के साथ 25% पेनल्टी भी ड्रॉप कर सकता है अमेरिका। जी हाँ, भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के दावे पर यकीन करें तो नवंबर के बाद टैरिफ में छूट के साथ अमेरिका भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ वापस ले सकता है। अन्य टैरिफ को भी 25% से घटाकर 10 से 15% कर सकता है। आने वाले हफ्तों में नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच बातचीत आगे बढ़ने पर यह मुद्दा सुलझ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू होने के कारण ऐसी उम्मीदें जगी हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार CEA ने उम्मीद जताई है कि आने वाले 8 से 10 सप्ताह में टैरिफ की स्थिति लगभग सुलझ जाएगी। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां वहीं दोस्तों खबर यह भी है कि न्यूयॉर्क में टकराते बचा डोनाल्ड ट्रंप का विमान। ब्रिटेन जा रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति। जी हां, ब्रिटेन जाते वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एयरफोर्स 1 विमान टकराते बचा। दरअसल ट्रंप का विमान जैसे ही न्यूयॉर्क के ऊपर से उड़ान भरी, वैसे ही रास्ते में एक और यात्री विमान आ गया। दोनों विमान के बीच खतरे को देखते हुए तुरंत अलार्म बजाया गया। विमान कंट्रोलर ने तुरंत यात्री विमान के पायलट को फटकार भी लगाई। अगली खबर की बात करते हैं, जहां तालिबान का नया फरमान, अफगानिस्तान में इंटरनेट सेवाएं पूरे तरीके से बैन। खतरे में मीडिया की स्वतंत्रता। जी हां, अफगानिस्तान में लोगों को अनैतिक आचरण से बचाने के लिए तालिबान की ओर से फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सेवाओं पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध कई और प्रांतों में प्रभावी हो गया है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की पूर्ण वापसी के बाद सत्ता की कमान संभालने वाले तालिबान ने पहली बार इस तरह का प्रतिबंध लागू किया है। इससे सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र के दफ्तर, सार्वजनिक प्रतिष्ठान
स्थान और घर वाईफाई इंटरनेट सेवा से वंचित हो चुके हैं। हालांकि देश में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अभी भी चालू हैं। अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पूरी करने के लिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। उत्तरी बल्ख प्रांत ने मंगलवार को वाईफाई इंटरनेट सेवाएं बंद होने की पुष्टि की, जबकि देश के अन्य हिस्से में भी गंभीर व्यवधान की खबरें हैं। दोस्तों कुछ भी कहें, चाहे तालिबान की ही सरकार क्यों ना हो अफगानिस्तान में, या भारत के साथ रिश्ते अच्छे ही क्यों ना हो, लेकिन तालिबान का राज आने के बाद अफगानिस्तान की जनता की जिंदगी नरक बन चुकी है दोस्तों, खास करके वहां की महिलाओं की। और ये तालिबानी सरकार ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जो अफगानिस्तान को कभी भी ऊपर उठने नहीं दे सकता। आपकी क्या है दोस्तों तालिबानी राज को लेकर, बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत ने मालदीव को दे दी बहुत बड़ी राहत। $5 करोड़ के कर्ज के भुगतान की समय सीमा फिर बढ़ा दी। जी हाँ, इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मोहम्मद मुइजू की हालत इतनी खराब है दोस्तों कि उसको अब पता चल रहा है कि इंडिया आउट कैंपेन चलाना कितनी बड़ी भूल थी, या फिर उसने जो वो कैंपेन चलाया था वो उसकी कितनी बड़ी गलती थी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय उच्चायोग ने बृहस्पतिवार को कहा है कि भारत ने आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में मालदीव के $5 करोड़ के सरकारी बॉन्ड को एक और वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया है। भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा है कि मालदीव सरकार के अनुरोध पर $5 करोड़ के ट्रेजरी बिल, बोले तो टी बिल के पुनर्भुगतान की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, मालदीव में मीडिया पर ताले की तैयारी चल रही है दोस्तों। राष्ट्रपति मुइजू ने विवादास्पद कानून पर हस्ताक्षर कर दिया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने बृहस्पतिवार को एक विवादास्पद नए मीडिया विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसे मंजूरी दे दी, जिसके तहत उल्लंघन की स्थिति में भारी जुर्माने और मीडिया संस्थानों को अस्थायी यानी टेम्परेरी और परमानेंट रूप से बंद करने का प्रावधान है। इस कानून के तहत उल्लंघन की स्थिति में पत्रकारों पर $1620 तक और मीडिया कंपनियों पर $6485 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून में जांच पूरी होने तक मीडिया लाइसेंस निलंबित करने, मीडिया लाइसेंस रद्द करने के लिए मुकदमा दायर करने या नए कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर पुलिस को बीच में ही प्रसारण रोकने के लिए भेजने का प्रावधान है। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि मुइजू ने मालदीव मीडिया और प्रसारण विनियम अधिनियम को मंजूरी दे दी है, जिसे पिछले मंगलवार को संसद में भारी बहुमत से पारित किया गया था। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान की बड़ी टेंशन, भारत खरीदेगा और इजरायली हेरॉन ड्रोन एंटी टैंक मिसाइलों से होगा लैस। जी हां, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में हेरॉन ड्रोन की मदद से पाकिस्तान के लाहौर रडार सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। इस ऑपरेशन में सफल इस्तेमाल के बाद भारतीय सेना अब और हेरॉन ड्रोन खरीदने वाली है। सेना इन ड्रोन को हवा से मार करने वाली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस करने की योजना बना रही है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना पहले से ही अपने बेस से हेरॉन ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा ऑपरेट करते हैं। खुफिया एजेंसियां भी विशेष अभियानों के लिए हेरॉन का इस्तेमाल करती हैं। रक्षा अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सेनाएं अतिरिक्त हेरॉन ड्रोन खरीदने के लिए नए ऑर्डर दे रही है। इन ड्रोन का इस्तेमाल मई में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुफिया जानकारी, निगरानी और मिशन के लिए किया गया था। दोस्तों उधर बता दें, रशिया बेलारूस युद्ध अभ्यास में भारत की हुई एंट्री, क्या है इसके मायने, नाटो और अमेरिका की क्यों बड़ी टेंशन। दरअसल भारत ने रूस और बेलारूस में चल रहे विशाल सैन्य अभ्यास ज़ायपेड 2025 में हिस्सा लेने के लिए अपने 65 सैनिकों को भेजा है। भारत सरकार ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भारत पर मॉस्को से संबंध कम करने का दबाव बना रहे हैं। वहीं इस सैन्य अभ्यास से पश्चिमी देश, खासकर नाटो, थोड़े परेशान है। उन्हें लग रहा है कि रशिया उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वहीं विदेशी मीडिया का मानना है कि यह सैन्य अभ्यास पोलैंड से शुरू होकर यूरोप को डराने के लिए किया गया है। इस अभ्यास में लगभग 1 लाख सैनिक शामिल हुए, जिन्होंने परमाणु बम वर्षक, युद्धपोत और भारी तोपखाने के साथ युद्ध तैयारियों का अभ्यास किया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि अभ्यास का उद्देश्य रक्षा को मजबूत करना और संभावित खतरों से निपटने के लिए तत्परता दिखाना है। उधर बता दें, चीन ने फिर एक बार बड़ी धमकी दे दी है। दोस्तों कह दिया किसी भी कीमत पर ताइवान पर होगा कब्जा, बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। जी हां, चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने बृहस्पतिवार को बीजिंग में सुरक्षा फोरम की शुरुआत पर एक बार फिर ये धमकी दी कि उनका देश स्वयं शासित ताइवान पर कब्जा करेगा। डोंग ने बीजिंग शियांग शान फोरम में अंतरराष्ट्रीय सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ताइवान का चीन में पुनर्स्थापन युद्धोपरांत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। ताइवान 2.3 करोड़ लोगों वाला लोकतंत्र है जो वर्ष 1949 से चीन से अलग है। बीजिंग ताइवान को एक अलग प्रांत मानता है और उसने ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग से इनकार नहीं किया है।
तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश राजनीति में बहुत बड़ा ड्रामा, शेख हसीना का एनआईडी कार्ड हुआ ब्लॉक, नहीं दे सकेंगे चुनाव में वोट। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को चुनाव आयोग ने मतदान देने से रोक दिया, उनके आईडी कार्ड को ब्लॉक किया गया है। बता दें, शेख हसीना के परिवार के कई सदस्यों के लिए भी अगले साल होने वाले चुनाव में वोट डालना मुश्किल हो चुका है। उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र बोले तो एनआईडी कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। इससे वे देश के बाहर से भी वोट नहीं डाल पाएंगे। ये जानकारी बांग्लादेश निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने दी है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों का एनआईडी ब्लॉक है वे विदेश से वोट नहीं डाल सकेंगे। विदेश से वोट डालने के लिए केवल उन्हीं लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति है जिनका एनआईडी कार्ड एक्टिव है। अख्तर अहमद ने साफ कर दिया है कि शेख हसीना और उनके परिवार के 9 सदस्यों के एनआईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं, इसीलिए वो वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यानी कि दोस्तों, मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के खिलाफ नई नई चालें चलते नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर लिखकर बताइएगा। अगली खबर बता दें, जेल में छटपटा रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। अब मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र, बयां किया दर्द। जी हां, पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनसे उच्च न्यायालय की कथित पक्षपात, 2024 के चुनाव में धांधली और अन्य मुद्दों को लेकर शिकायत की है। बृहस्पतिवार को मीडिया में यह खबर आई। उच्चतम न्यायालय में खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई पार्टी के सांसद लतीफ खोसा ने प्रधान न्यायाधीश याहया अफरीदी को यह पत्र सौंपा। डॉन अखबार ने खबर दी है कि 16 सितंबर को लिखे गए पत्र में मुख्य न्यायाधीश अफरीदी से आग्रह किया गया है कि वो इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को कुछ महत्वपूर्ण याचिकाओं की सुनवाई के लिए समय तय करने का निर्देश दे दे, जो सुनवाई के लिए अनिश्चितता के भंवर में लटक रही है। वहीं आपको बता दें, फ्रांस में बजट कटौती के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर उतरे, 80,000 पुलिसकर्मी तैनात, कई जगह पत्थरबाजी, 141 को किया गया गिरफ्तार। दोस्तों, फ्रांस में बजट कटौती को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रेड यूनियनों ने गुरुवार को हड़ताल की अपील की थी, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। पेरिस, लियोन, नांतेस, मार्जिले, बोर्डो, टुलूज और केन जैसे शहरों में सड़कें जाम हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन प्रदर्शनों में 5 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर उतर गए, जबकि यूनियनों ने संख्या 10 लाख बताई है। सुरक्षा के मद्देनजर देश भर में 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और 141 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी और आंसू गैस का भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन ज्यादातर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। कई जगह स्कूली बच्चों ने भी हाईवे ब्लॉक कर दिए। इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।